नलवंश खत्म हो गया था, है ना। मतलब ये समझ लो कि लगभग लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी तक के सारे वंश ना हमारे हो गए। अब हम जो इतिहास देखेंगे वो उस समय का होगा जिस समय भारत में चल रहा था मध्यकाल। तो उसी समय छत्तीसगढ़ को भी क्या कहेंगे, मध्यकालीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में देखो क्या कौन कौन से राजवंश आएंगे मुख्य रूप से। मध्यकालीन में कौन कौन से राजवंश आएंगे? कलचुदी आते हैं, ठीक। फिर आएगा आपका नागवंश। नागवंश में दो आते हैं, एक छिंदक नाग आता है, एक फणी नाग आता है, ठीक। फिर आएंगे कांकेर के वंश। कांकेर के वंश को कांकेर के सोमवंश कहते हैं। और फिर एक ठो बस्तर के काकतीय। मतलब ये समझ लो कि अंग्रेजों के पूर्व जो थे अब जस्ट, वो सारे वंश हमारे पास अब हमको पढ़ना है यहाँ से आगे। इसमें हम देख चुके थे। आज हम शुरू करेंगे, कहाँ हमने देखा था? हमने देखा था बाण वंश देखा था, है ना। 9वीं शताब्दी पहुँच गए थे अपन। अब अपन देखेंगे कलचुदी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो कलचुदी थे ये वास्तविक रूप से कुछ छत्तीसगढ़ के थे नहीं। ये छत्तीसगढ़ क्या थे? आए थे। तो इनका आगमन कैसे हुआ छत्तीसगढ़ पे, ये कहाँ से आए, ये कौन थे, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, इसका इतिहास, है ना। तो हम देख रहे हैं आपका कलचुदी, ठीक। चलिए इसको इतिहास को मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए कलचुदी अपने आप को जोड़ते हैं है वंश से। कौन से वंश से? है वंश, ठीक। एक्चुअली इस वंश का जो उल्लेख है ना वो हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों में पता चलता है कि इसके कोई मतलब ये किस ब्रह्मा जी के किसी पुत्र के सोम वंश से क्या है अपने आप को संबंधित करते हैं। और इनके पहले के एक राजा का नाम है एल। तो एल राजा के पुत्र हुआ यदु, और यदु का पुत्र हुआ है। तो ये अपने आप को क्या बोलते थे? है वंश। अभी हम बता रहे हैं आपको है वंश क्या है। फिर कलचुदी अपने आप को है क्यों बोलते थे वो भी पता करेंगे, ठीक। तो एल था, ये जो एल था, ठीक, सोमवंशी राजा सोम का एल, इसने महिष्मति के पास राजधानी मतलब बनाया था अपना इस निवास महिष्मति के पास, ठीक। वर्तमान में इस जगह का नाम है महेश्वर, ठीक। ये कहाँ पे है? ये नर्मदा नदी के तट पे है। एल का पुत्र कौन था? यदु। यदु का पुत्र था आपका है। इस है ने महिष्मति के पास बनाया था, सॉरी एल लिख दिया था मैं। एल का पुत्र यदु था, यदु का पुत्र है था। और इस है ने महिष्मति में क्या बनाया थी? अपनी राजधानी बनाई थी जो नर्मदा तट के किनारे, ठीक। पुराणों में एक मुनि जमदग्नि की कहानी भी है जिसमें कहा जाता है कि परशुराम ने कसम खाई थी कि वो किसी भी कलचुदी को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कलचुदियों को मारना शुरू किया, तो भी 5 कलचुदी लुक छिप के बच गए थे, ठीक। ये कहानी का संबंध है, ये पुराणों में जो दिया गया है ना, जिसमें एक जो 5 कलचुदी बचे थे उसमें एक था जय ध्वज, ठीक। मतलब परशुराम ने जिससे जो 5 कलचुदी बचे थे उसमें से एक कौन बचा था? जयध्वज। ये जयध्वज की राजधानी क्या बताया जाता है पुराणों में? महिष्मति, ठीक। जयध्वज की राजधानी क्या है? महिष्मति। कहा जाता है जयध्वज की 15 पीढ़ी यहाँ पे निवास की। कहाँ पे? महिष्मति में, ठीक। इन 15 पीढ़ियों में जो लास्ट राजा था वो कोणपाद था। कोणपाद, यह जो लास्ट राजा कोणपाद था, ठीक। इसके 3 बेटे होते हैं। कौन कौन से 3 बेटे होते हैं? देखो अब आप तुमको समझ में आएगा। ये कोणपाद के 3 बेटे होते हैं, हंसध्वज, नीलध्वज और मयूर ध्वज या मोरध्वज, ठीक। मयूर ध्वज या मोरध्वज, ठीक। कहा जाता है कि इन तीनों को
युधिष्ठिर ने क्या किया था, अपना मांडलिक बना लिया था। मतलब अब ये जो हम बात कर रहे हैं पुराणों की, यह काल हो गया महाभारत के समय का। हमने मयूरध्वज को देखा है, मयूरध्वज को कहाँ पे था, अर्जुन के साथ कैसे अश्वमेध में इसका टक्कर हुआ था, फिर ये आरंग क्यों कहा गया था, आरा वाली कहानी हमने इसको पढ़ी है। तो यहाँ से फिर मयूरध्वज को क्या कौन सी जगह मिल गई थी, कौशल मिल गई थी, रतनपुर मिल गया था। उस समय रतनपुर को रत्नावली भी कहते थे। तो वहाँ इसको शासन मिला, फिर कृष्ण आए, उनसे इसकी परीक्षा। तब ये पुराणों की कहानी है। इनके कितने साक्ष्य मिले नहीं मिले हैं, पूरे कंप्लीट रूप से नहीं मिले हैं। आपको तो पता है महाभारत में बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, हमको मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ तक की कहानी, ठीक। अच्छा, इसमें हमने इनका बेटा का एक देखा था आपको, ताम्रध्वज पढ़ा था। ताम्रध्वज की माता का नाम है कुमुद देवी। इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। कुमुद देवी हमने उसमें ही पढ़ा है ताम्रध्वज की कहानी, उसमें हमने उसको माता का नाम नहीं देखा था। माता का नाम क्या है, कुमुद देवी। तो इस नाम को ध्यान रखना, क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है अंदर अंदर से, ठीक। तो हाँ, ये मयूरध्वज का बेटा था ताम्रध्वज, कुमुद देवी मतलब मयूरध्वज की वाइफ, ठीक। स्टोरी सुनते जाओ। स्टोरी क्या है ना कि अगर क्वेश्चन को इधर उधर घुमाएगा ना तो स्टोरी क्लियर हो, मतलब स्टोरी से पकड़ में आ जाता है। कुमुद देवी, फिर ये आता है कि ये तो है वंश था जो पुराणों में कहा गया है। फिर हम देखें कि एक राजा मिलते हैं कृष्णराज, ठीक। ये राजा लगभग रहते हैं 500 ईस्वी के आसपास, ठीक, 550 ईस्वी के आसपास, ठीक। कृष्णराज ये अब पहली बार को अपने आप को क्या बोलते हैं, कलचुरी बोलते हैं। और इनका भी निवास कौन था, इनकी भी जो कुल राजधानी थी, कुल राजधानी थी, वह थी आपकी महिष्मती, ठीक। तो पहली बार यहाँ से हमको कलचुरी वंश का पता चलता है कृष्णराज से, कि कोई राजा था महिष्मती ने, जिसने अपनों को क्या बोला, कलचुरी बोला, ठीक। तो फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि अभी कलचुरी थे, कलचुरी है तो नहीं थे, ये कन्फर्म है जो पुराणों में कहा गया है वो थे नहीं। तो कलचुरी ने अपने आप को है से क्यों जोड़ा। देखो इस समय क्या थी, जब राजा बनते थे तो उनको ऐसे प्रतिष्ठित वंश से नाम जोड़ने में क्या सम्मान फील होता था। मतलब लोगों के मन में एक विचार जागता था कि अरे इतने प्रतिष्ठित कुल से जुड़े हैं, मतलब एक कुलीनता है इनमें। तो इसलिए ये अपने आप को क्या कहते थे, प्राचीन राजाओं से जोड़ते थे। तो इन्होंने अपने आप को किससे जोड़ लिया था, है वंश के, ये बोल के कि हम उन्हीं के क्या हैं, वंशज हैं, ठीक। अगर ये पूछा जाता है कि कलचुरी वंश के मूल पुरुष, तो ध्यान रखना मूल पुरुष थे आपके कृष्णराज पुरुष। देखो इसमें क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं ना, मैं क्वेश्चन बताते जाना, उसको नोट डाउन करते जाना, ठीक। कलचुरी वंश के मूल पुरुष कौन है, कृष्णराज। शिलालेखों में कलचुरी का प्रथम बार उल्लेख मिलता है त्रैकुटकों के शिलालेखों में, ठीक। त्रैकुटक के जो शिलालेख थे वहाँ पे हमें पहली बार कलचुरी राजवंश का उल्लेख मिलता है, ठीक। हमारे यहाँ जो शाखा आती है कलचुरी की बाद में, वह आती है कहाँ से, त्रिपुरी से। तो अब हम देखेंगे कि ये त्रिपुरी की कलचुरी कैसे कहलाए, ये तो महिष्मती में है। तो हम
कि हेडिंग डाल लो एक त्रिपुरी की कलचुरी। ठीक, कलचुरी की बहुत बड़ी कहानी। अगर हम एमपी की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इनका बहुत सारा शासन जो वर्ष रहा वहाँ पे रहा। और कलचुरी जब त्रिपुरी में आ गए उसके बाद भी उनकी एक शाखा वहाँ चलती रही, तो काफ़ी लंबा। लेकिन हम वहाँ तक नहीं पढ़ेंगे। हम कहाँ तक पढ़ेंगे? हम कलचुरी के त्रिपुरी वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ से वो छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। उसके बाद से फिर हम छत्तीसगढ़ त्रिपुरी देखेंगे, ठीक ना, छत्तीसगढ़ कलचुरी देखेंगे। देखो, मूल पुरुष कौन थे इनके? कृष्णराज परम महेश्वर उपाधि रखते थे, तो यह माना गया कि ये क्या है? शैव हैं। ठीक, त्रिपुरी के ये मतलब ये कलचुरी थे, यह शैव कहलाते थे। ठीक, इनके सिक्के को कृष्णराज रूपक कहा जाता था। कृष्णराज रूपक इनके सिक्के का नाम था, कृष्णराज के। कृष्णराज के बाद अगला जो व्यक्ति आता है वह आता है शंकर गण। कृष्णराज का शंकर गण से क्या संबंध था यह नहीं पता, लेकिन यह माना जाता है कि यह इसी वंश का है। मतलब इसने इनके लेखों से पता चलता है कि ये कलचुरी ही था। ये शंकर गण का जो काल था वह 575 ईस्वी के आसपास था। शंकर गण के बाद आता है आपका बुद्धराज। ठीक, शंकरगढ़ के बाद आता है बुद्धराज। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग महिष्मती में हैं। ठीक, बुद्धराज में 2 पॉइंट ध्यान रखना कि इस समय एक चालुक्य नरेश था मंगलेश, ठीक, और आपका एक था पुलकेशिन। ठीक, हमने देखा है पुलकेशिन सेकेंड। 575 के बाद है, मतलब यह 600 के आसपास की बात हो रही है। 600 के आसपास में हमारे इधर पे कौन है? बलार्जुन है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि बुद्धराज के समकालीन हमारे यहाँ कौन था? तो कौन था उस समय? बलार्जुन था। मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय दोनों ने इसको क्या किया था? हराया था। ठीक, बुद्धराज को। पुलकेशिन द्वितीय का तो हमको पता है, जब इधर आया था नर्मदा तट पे हाथ से लड़ने, तो रास्ते के लगभग सभी शासकों को उसने हरा दिया था, पराजित किया था। तो हमारे यहाँ उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी और बुद्धराज ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक, अब यहाँ पे त्रिपुरी क्या होते हैं? कमजोर। ये 2 राजा हैं, चालुक्य नरेश हैं दोनों। इनसे बुद्धराज हार गया था, मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय। अब यहाँ पे ये बार बार युद्ध से हार रहे हैं। महिष्मती उतनी सुरक्षित नहीं रह गई। ठीक, यहाँ से कलचुरी क्या होते? थोड़े कमज़ोर होते हैं। और बुद्धराज के बाद कुछ समय तक कलचुरियों का पता नहीं चलता कि कौन है, लेकिन फिर अचानक से कलचुरी का पता चलता है ना। इसके बाद आप हेडिंग डाल देना यहाँ के बाद त्रिपुरी की स्थापना। त्रिपुरी की स्थापना। ठीक, तो आपको याद रहेगा कि इसके बाद त्रिपुरी की स्थापना होती है। और यहाँ पे आते हैं आपके वाम राजदेव। ठीक, ये करीब है 7वीं सदी अंत का। ठीक, मतलब इसके बाद बुद्धराज के बाद 1-2 पीढ़ी का पता नहीं चलता है उन्होंने कहाँ राजधानी रखा, महिष्मती में रहे, कहाँ गए। पर यह स्पष्ट था कि इन दोनों से हारने के बाद क्या हुआ? कलचुरी कमज़ोर हुए। अपना शासन किसी भी तरह बचा के तो रखे, पर महिष्मती में उतने स्ट्रांग रूप से शासन नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक सुरक्षित राजधानी खोजी और कहाँ पहुँच गए? त्रिपुरी। और त्रिपुरी में फिर जो स्थापना करते हैं त्रिपुरी की, वो होते हैं वामराज देव। महत्वाकांक्षी थे। त्रिपुरी के क्या थे? संस्थापक। आपको वामराज देव को ही लेना है। अब क्योंकि यह महत्वाकांक्षी थे, मतलब अपने राज्य का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। विस्तार कहाँ करेंगे? नीचे पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक, ऊपर युद्ध चल रहा है, कहाँ का हार सार गया है? तो
कन्नौज खाली हो रहा है। अगर इंडियन हिस्ट्री जाते हैं तो वहाँ पे चल रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें राष्ट्रकूट हैं, बंगाल के पाल हैं और इधर के आपके परमार लोग मिक्स करके लड़ रहे हैं ऊपर। तो सेफ जगह क्या बचती है? सेफ जगह बचती है ऊपर नीचे तो भर गया, फिर बचती है उत्तर पूर्व। तो इन्होंने जो भी प्रसार करना चाहा उत्तर पूर्व में। अब हम अगर जबलपुर से उत्तर पूर्व की दिशा देखेंगे तो हमारे पास आएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला एरिया, ये रीजन आ जाएगा। ठीक, कहा जाता है इन्होंने काफ़ी प्रसार किया और इसमें गोमती से लेके कहाँ तक का, नर्मदा तक का क्षेत्र इनके कब्जे में था त्रिपुरी के बाद, मतलब त्रिपुरी से इधर का गोमती नदी से नर्मदा तक का मध्य का क्षेत्र। ठीक, इनकी एक राजधानी थी कलिंजर, कलिंजर के किलों को इन्होंने जीत लिया, और इनकी दूसरी राजधानी थी त्रिपुरी। फिर इसके बाद 2-3 पीढ़ी का कुछ नहीं पता चलता, कोई लेख नहीं मिले, क्या हुआ कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक, फिर इनके बाद जो हमको अगला शासक मिलता है शंकर गण प्रथम, इसके हमको शिलालेख मिलते हैं सागर व कटनी मुरवाड़ा से। ठीक, फिर हमको पता चलता है कि ये कैसा है, यह कौन है, एक कलचुरी शासक है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन उठने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन एक तो इससे उठ सकता है क्योंकि ये बलाजुन का समकालीन था, एक मूल पुरुष और उसके सिक्के को लेकर उठ सकता है, एक त्रिपुरा के संस्थापक को लेकर उठने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक, इसके बाद शंकरगढ़ के बाद अगला शासक जो दिखता है वो हमको दिखता है लक्ष्मण राज। ठीक, लक्ष्मण राज फर्स्ट, यह राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब इसने राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार करी, यह जो समय है वह त्रिपक्षीय संघर्ष का ही समय चल रहा है ना। ठीक, ये क्या चल रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष का ही समय चल रहा है। तो इसने राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर ली। राष्ट्रकूट का ऐसा था कि पहले तो इन्होंने स्वीकार कर ली, फिर धीरे धीरे इनके बीच के संबंध अच्छे होते गए, तो इनके बीच वैवाहिक संबंध भी हमको आगे चल के दिखते हैं। ठीक, कि इनके वैवाहिक संबंध कैसे रहे राष्ट्रकूटों से। इसके बाद हमें मिलता है जो अगला राजा है वह कोकल फर्स्ट या कोकल प्रथम। ठीक, बहुत सारे लोग यहाँ से भी ना त्रिपुरी को राजधानी मानते हैं, मतलब त्रिपुरी की कुलचुरी वंश की स्थापना बोलते हैं कोकल प्रथम ने की। क्यों? क्योंकि यहाँ से त्रिपुरी क्या होती है, स्थायी राजधानी हो जाती है, फिर इनके बाद इनकी राजधानी चेंज नहीं होती, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक, इन्होंने चंदेल वंशीय नट्टा देवी या चट्टा देवी से क्या किया, विवाह किया। कहीं कहीं नट्टा लिखा हुआ, कहीं कहीं चट्टा लिखा हुआ है ना। इनकी पुत्री थी महादेवी, जिनका विवाह राष्ट्रकूट शासक से इन्होंने किया, कृष्णराज द्वितीय। ठीक, इनका एक शिलालेख है बिल हरी, जिसमें बताया गया है कि इन्होंने अपने पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय को एक बड़ी सेना के साथ राष्ट्रकूटों की सहायता के लिए भेजा। मतलब यहाँ पे कलचुरी और राष्ट्रकूटों के संबंध मैत्रीपूर्ण थे।
ठीक ना। चलो इसके बाद इनके पुत्र को देखते हैं, शंकर गण सेकेंड। वाह, देखो शंकरगण द्वितीय जो थे, इनको और भी नाम से जाना जाता था, मुग्धतुंग, प्रसिद्ध, प्रबल, रण विग्रह, ये इनके अन्य नाम थे। ठीक, शंकरगण की तुति की दो पुत्री थी, एक का नाम था लक्ष्मी और एक का नाम था गोविंद दम्बा। ठीक, इन दोनों का विवाह इसने राष्ट्रकूट शासक जगतुंग से किया। ठीक, यही वह शंकरगण द्वितीय थे जिसने पाली में आक्रमण किया और बाण वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और पाली के एक क्षेत्र तुम्बाड़ को अपना राजधानी बना लिया। ऐसा माना जाता है कि 2-3 पीढ़ी तक तुम्बाड़ में थे, फिर उड़ीसा के सोमवंशियों ने इन्हें क्या किया, मार के भगा दिया। तो यह ध्यान रखना, फिर उड़ीसा के जो सोमवंशी थे, हम लोग पढ़े ना उड़ीसा के सोमवंश को, उन्हीं लोगों ने क्या किया, इनको मारा। इनके मतलब इन्होंने किसी को वहाँ रखा होगा, उसको मार के भगा दिया। क्योंकि ये तो कहाँ बैठे थे, कलचुरी में बैठे थे, है ना। शंकरगण के 2 पुत्र थे, एक का नाम था बालहर्ष, एक का नाम था युवराज देव। ठीक, अच्छा, शंकरगढ़ की कहा जाता है जब इसने पाली के बाण वंश को हटाया ना, यहाँ से भगाया ना, तो यहाँ तुम्बाड़ में अपने भाई को स्थापित किया था, पर उस भाई का नाम क्या था ये उल्लेख नहीं है। ठीक, तो अपने भाई को बैठाया, पर 2-3 पीढ़ी बाद जो उड़ीसा के सोमवंशी थे उन्होंने क्या किया, इन्हें मार के भगा दिया, क्योंकि यह क्षेत्र उनके अधिकार में भी आता था और ये बॉर्डर एरिया है, तो उन्होंने फिर अपने अधिकार पे क्षेत्र पे कब्जा करना चाहा और इन्हें मार के भगा दिया। ठीक, इसके 2 बेटे हुए, बालहर्ष, युवराज देव। युवराज देव को केयूर वर्ष भी बोला जाता है। ठीक, युवराज देव का एक सेकंड नाम था क्या, केयूर वर्ष। कौन? जगतुंग कृष्ण राज्य का मतलब वो है, राष्ट्रकूट शासक है। और देखा ना सब इन दोनों के बीच में मित्रता चल रही है, राष्ट्रकूटों और इनके बीच तो विवाह संबंध चल रहे थे आपस में। इसके पहले कोकल प्रथम की पुत्री महादेवी का विवाह भी हुआ था, है ना।
इसके बाद जो राजा बनता है, इसका बड़ा पुत्र था बालहर्ष। ठीक, ये अल्पकाल के लिए राजा बनता है, शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बनता है युवराज देव, जिसे हम केयूरवंश भी बोल रहे हैं। ठीक, इसका जो विवाह हुआ वह चालुक्य नरेश अवनी वर्मा की पुत्री नोहला से हुआ, या नोहा भी बोलते हैं, नोहला या नोहा। ठीक, इसके समय तक ऐसा हो गया था कि जो राष्ट्रकूटों और कलचुरियों में जो मित्रता थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इसके समय राष्ट्रकूट कृष्णराज तृतीय ने इस पे आक्रमण किया था और डाहल को जला दिया था। डाहल मतलब वही त्रिपुरी वाला क्षेत्र, जबलपुर वाला क्षेत्र। ठीक, अवनी वर्मा है चालुक्य नरेश, चालुक्य नरेश है, इसकी पुत्री है नोहला। इसका विवाह हुआ था युवराज देव के साथ। इनके समय तक क्या हो गया था कि जो मित्रता थी राष्ट्रकूटों के साथ वह लगभग खत्म हो गई थी। नहीं, नोहला पुत्री थी अवनी वर्मा की, चालुक्य नरेश है। ठीक, इसके समय ये जो कृष्ण तीर्थी है यह है राष्ट्रकूट। ठीक, इसने क्या किया, हरा दिया और डाहल को क्या कर दिया, जला दिया। ठीक, लेकिन ये कृष्ण तीर्थी कौन था? देखो, कृष्ण तीर्थी था युवराज देव की पुत्री थी एक। ठीक, इस पुत्री का नाम था कंदक देवी। ठीक, इस कंदक देवी का विवाह हुआ था राष्ट्रकूट में। उस राष्ट्रकूट शासक का नाम था अमोघवर्ष, अमोघवर्ष थर्ड। ठीक, तो युवराज देव की पुत्री कौन थी? कंदक देवी। कंदक देवी का विवाह हुआ राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष से। अमोघवर्ष का पुत्र हुआ कृष्णराज तृतीय, जिसने युवराज देव पे क्या किया, आक्रमण किया और डाहल को जला दिया, मतलब इसके क्षेत्र को जला दिया। मतलब ये इसका क्या है, भांजा ही है। ठीक, पर जो भी उस समय की राजनीतिक परिस्थिति रही हो, इसने आक्रमण किया और डाहल को जला दिया। इसके दरबार में, युवराज देव या केयूरवंश के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि निवास करता था, राजशेखर। ठीक, इसकी रचना है कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका। ये 3 रचनाएं हैं जो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और अपने यहाँ से के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसकी रचनाओं को ध्यान रखना। ठीक, किसका? राजशेखर। इसकी रचना थी काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, कपूर मंजरी। ठीक, विद्वशाल भंजिका और काव्य मीमांसा की रचना इसने कलचुरी में की थी। विद्वशाल भंजिका ऐसे लिखते हैं, विद्वशाल भंजिका। इसकी रचना इन्होंने, ये नाटिका है ना,
इसकी रचना इन्होंने कहाँ की थी? कलचुरी में की थी, जब इनके उसमें थे। यह ऐसी पहली नाटिका है मतलब कलचुरी वंश के जो रंगमंच में रची गई थी, जिसका नाटक मंचन हुआ था यहाँ पे। ठीक, इसके बाद हम पहुँच जाते हैं लक्ष्मणदास द्वितीय। ठीक, उनकी पत्नी का नाम था राहड़ा। इन्होंने फिर छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। ठीक, और इन्होंने उड़ीसा का विजय भी किया और उड़ीसा से कलियानाग यह एक रत्न जड़ित स्वर्ण प्रतिमा है। रत्न जड़ित स्वर्ण प्रतिमा है। ठीक, इसको छीन के कहाँ ले गया? अपने कलचुरी ले गया। ठीक, ये इसकी वाइफ का नाम है राहड़ा देवी। हाँ, छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया था और उड़ीसा पे आक्रमण किया। उड़ीसा से इन्होंने एक कलिय नाग करके एक रत्न जड़ित स्वर्ण प्रतिमा है, इसको क्या किए? अपने साथ ले गए कलचुरी, वहाँ त्रिपुरी। इसके बाद आते हैं शंकरगढ़ थर्ड। तो इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको ये पता चलता है कौन कब आक्रमण किया है। एक बार उधर शंकरगढ़ ने किया था जब बाणवंशी को हटाया, दूसरी बार तो लक्ष्मण राज ने छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया। ठीक, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि कब किसने आक्रमण किया है। ठीक ना, खासतौर से छत्तीसगढ़ से संबंधित। शंकरगढ़ का सिर्फ तृतीय नाम याद रखो, अल्पकालीन था। इसका भाई था एक युवराज देव। ठीक, युवराज देव सेकेंड। ठीक, युवराज देव सेकेंड को परमार वंशीय वाकपति मुंज ने हराया था। ठीक, इस युद्ध को याद रखना कि युवराज देव को वाकपति मुंज ने हराया था। यहाँ से क्या कलचुरी कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक, यह वही समय था जब उधर सुबुक्तगीन का आक्रमण हो रहा था भारत में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक, तो जो ऊपर के वंश थे, जब परमारों को, पालों को इकट्ठा किया था लड़ने के लिए, उस समय कलचुरियों को नहीं बुलाया गया था। इससे स्पष्ट होता है कलचुरी उस समय उतनी प्रभावशील शक्ति नहीं रह गए थे, कमज़ोर हो गए थे। तो ये ध्यान रखना, इस समय कलचुरियों की स्थिति कैसी थी? कमज़ोर हो गई थी काफ़ी। ठीक, इसके बाद जो आता है वह आता है कोकल देव सेकेंड। कोकल देव सेकेंड के 18 पुत्र थे। ठीक, इनके 18 पुत्र थे। कोकल देव सेकेंड ने अपने एक पुत्र कलिंगराज को भेजा तुमाड़ में। ठीक, और यही आपके बनेंगे छत्तीसगढ़ के कलचुरी। ठीक, ये समय लगभग 1000 ईस्वी का। ठीक, कोकल देव ने किसको भेजा? 18 पुत्र थे, एक पुत्र को भेजा तुमाड़ शासन, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था तुमाड़ पे शासन करने के लिए 1000 ईस्वी में। अब वहाँ से ये जो वंश चालू हुआ कलिंग राज से, वो छत्तीसगढ़ कलचुरियों का अलग चालू होगा। ठीक, और एक इनका जो एक रहा जो त्रिपुरी में रहा, वह रहा गंगेय देव। ठीक, गंगेय देव भी काफ़ी प्रतापी राजा था, इसने भी बहुत सारे युद्ध किए हैं। ठीक, इसने शुरुआत में विद्याधर की अधीनता स्वीकार की, विद्याधर के अधीन था ये। बाद में
मौका देख के जैसे ये मजबूत होता है अपने आप को, विद्याधर से क्या कर लेता है, स्वतंत्र कर लेता है। इसने परमार राजा, परमार क्या नाम था राजा का, राजा भोज, और राजेंद्र चोल से मित्रता स्थापित की। ठीक, विद्याधर के पहले ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी पहले, बाद में ये मजबूत हुआ तो इसकी अधीनता से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि इसने राजा चोल और राजा भोज और राजेंद्र चोल के साथ क्या किया, मित्रता स्थापित की। ठीक, उड़ीसा पे आक्रमण किया, इसका फ़ायदा उठा के अब इसके मित्र हो गए। जब उड़ीसा पे आक्रमण करता है तो हमारे यहाँ कमल राज रहता है जो इसकी सहायता करता है। ठीक, तो इसकी सहायता कौन करता है, कमल राज करता है। ठीक, गंगेदेव की सहायता कौन करता है, कमल राज, जो कलिंग राज के बाद आएगा। अब हम उसको अलग पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के कलचुरी, इसको बस थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, गंगेदेव के सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के इसने चलवाए जिसमें लक्ष्मी का अंकन होता था। ठीक, किसका अंकन होता था, लक्ष्मी का। इसके स्वर्ण सिक्के चलवाए थे जिसमें किसका अंकन था, लक्ष्मी का। ठीक, गंगेदेव के बाद देखो ये वंश आगे कैसे बढ़ता है। गंगेदेव के बाद आता है कर्णदेव। ठीक, कर्णदेव के बाद यशकर्ण, यशकर्ण के बाद गयाकर्ण। ठीक, ऐसे करके आगे जय सिंह तक आता है ना। इधर का हमको लास्ट देखने का जरूरत नहीं है। ठीक, ये तो अभी बहुत लंबा चलेगा इधर कलचुरी वंश। जो एमपी वाले ये इधर से कट गए, जो त्रिपुरी के कलचुरी थे, ये त्रिपुरी के कलचुरियों का वंश है जो आगे बढ़ा, गया कर्ण गया, गया कर्ण के आगे और भी जाएगा जय सिंह राज सिंह तक। ठीक, जो उधर के कलचुरी, हमको पढ़ना ये नहीं है। अब हमारे लिए इसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ के कलचुरी, जो चालू होगा कलिंग राज से। ठीक, तो ये था हमारे यहाँ कलचुरियों के इतिहास। अब हम कल से देखेंगे। आज हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में क्या हुए, कलचुरी कैसे पहुँचे। अब हम कल से देखेंगे छत्तीसगढ़ के कलचुरियों की विस्तृत जानकारी।